बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ एस एज मेजर ऑफ द प्रिसीजन। कि हमारी जो प्रिसीजन है वो कितनी रिलायबल है एस के ऊपर, कितनी वो डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास कब जो है वो एस जो है दैट अप्रोचेस सिग्मा, दोनों आपस में कब बराबर हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया जो स्टैटिस्टिक के अंदर अंडरस्टूड है या एक लॉ बन चुका है, दैट इज़ द नंबर ऑफ़ रीडिंग। वो एन के ऊपर डिपेंड करता है। एन अगर हमारे पास 20 है तो इसका मतलब है जो एस है दैट इज़ अ गुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। और जब एस जो है वो गुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा होता है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सैंपल की और पूल की, वो आपस में बराबर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द पूलिंग ऑफ डेटा टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ एस। व्हाट इज़ मेंट बाय पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसी तरह ही है कि अगर हम क्लास के अंदर एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो क्लास के अंदर हम 4-5 ग्रुप बना देते हैं स्टूडेंट्स के। हर एक स्टूडेंट अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके अंदर मुश्तरक होती हैं। एक कि वो सैंपल जो लेते हैं वो सबका सेम होता है। नंबर 2 कि जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं वो सेम होते हैं। तो याद रखें, जब भी पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए 2 शर्तें लाजमी होती हैं कि एक तो सैंपल आपका सेम हो, दूसरा प्रोसीजर जो है वो सेम हो। जब ये दोनों मेथड सेम होंगे तो देन वी कैन कैलकुलेट द पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर इंडिविजुअल एक ग्रुप काम कर रहे हैं, उसने 4 रीडिंग ली तो हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब क्लास के अंदर 4 ग्रुप काम कर रहे हैं, किसी ने 10 रीडिंग ली है, किसी ने 2 रीडिंग 5 रीडिंग ली है, किसी ने 3 ली है, किसी ने 4 रीडिंग ली हैं। एन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ग्रुप 4 हैं, चारों ग्रुप काम कर रहे हैं। और हमें ये कहा जाता है कि आप इसका पूल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें ओवरऑल। तो उसके लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखें कि मेथड सेम होगा और दूसरा सैंपल जो है वो सेम होगा। जब दोनों चीज़ें सेम होंगी तो उसका मतलब है कि जो प्रोसीजर है वो सेम हम फॉलो कर रहे हैं और उसके अंदर जो रैंडम एरर है वो भी सेम ही होगा, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो स्टैंडर्ड डेविएशन या पूल हमें कहा जाए कैलकुलेट करना है तो उसका भी बड़ा ईजी सा मेथड है कि सबसे पहले हमने कि हर एक ग्रुप का, फॉर एग्जांपल पहले ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमने डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने सारे रिज़ल्ट को सम कर लेना है, फिर उन रिज़ल्ट की आपने एवरेज ले लेनी है। एवरेज के बाद आपने नॉर्मल डेविएशन हर रिज़ल्ट की देखनी है कि इंडिविजुअल रिज़ल्ट से एवरेज से इंडिविजुअल रिज़ल्ट कितना डेविएट कर रहा है। फिर उन सब का स्क्वायर ले लें और स्क्वायर लेने के बाद ऐड करें तो वो आपके पास ये डेविएशन आ जाएगी पहले सैंपल की, इसी तरह दूसरे सैंपल की, इसी तरह तीसरे सैंपल की, और सैंपल नहीं ग्रुप की, पहले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की, तीसरे ग्रुप की, एंड सो ऑन जितने भी ग्रुप हों। तो सब ग्रुप की आपने डेविएशन ऐसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपको तरीका बताया था। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर लेना है विद टोटल नंबर ऑफ एन, टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 1 ने 5 दफ़ा रीडिंग ली, ग्रुप 2 ने 10 दफ़ा रीडिंग ली, ग्रुप 3 ने जो है वो 7 दफ़ा रीडिंग ली। इन सब को आपने टोटल ऐड कर देना है नंबर ऑफ़ रीडिंग। ऐड करने के बाद माइनस करना है एन टी। एन टी का मतलब ये है कि ग्रुप कितने थे, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप हैं, उसमें से आपने ये माइनस कर लेना है। तो इस तरह जब आप डेटा पूल करेंगे तो आपके पास आ जाएगी पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब जो डेविएशन आपके पास आएगी वो ओवरऑल क्लास की आ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन मेजर की मंथ 2, मंथ 3, मंथ 4। तो पहले मंथ में 1 2 3 4 5 6 7 टाइम मेजर की, देन 5 टाइम, देन 1 2 3 4 5 टाइम एंड 4 सो ऑन। सो सेम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करें एंड फ्रॉम दैट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सम ऑफ जो मेजरमेंट है हमारे पास वो 24 आ गया, एंड 24 माइनस नंबर ऑफ जो सैंपल है हमारे पास, नंबर ऑफ जो एनालिस्ट काम कर रहे हैं या कितनी दफ़ा काम किया है, कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, वो 1 2 3 एंड 4 हैं। सो सबको ऐड करें, 24 माइनस 4 एंड सारी डेविएशन को सम करके आप ऐड कर लें तो वो आपके पास आ जाएगी पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज़ हाउ पूल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कैलकुलेटेड। वेरियंस इज सिंपली द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। जब आप स्क्वायर ऑफ डेविएशन लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपने डेविएशन का स्क्वायर ले लें डिवाइड बाई n-1। सेम फार्मूला है, सिंपल जो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर अंडर रूट था दैट इज़ कैंसल बाय द स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर लिया जाता है तो आपके पास आ जाता है वेरिएंस।
लेकिन क्योंकि इसके यूनिट चेंज हो जाते हैं, वेरियंस के जो यूनिट होंगे वो स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट के डबल के इक्वल होंगे, स्क्वायर के इक्वल होंगे। तो नॉर्मली तौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन के अंदर यूनिट सेम रखने पड़ते हैं, यूनिट को हम चेंज नहीं करते। तो इस वजह से यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू द स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर ऑफ वेरियंस जो होता है वो बेसिकली एडिटिव होता है बहुत सारी सिचुएशन के अंदर। किस तरह एडिटिव होता है ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर टॉपिक है, इंशाल्लाह उसमें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मोस्ट ऑफन जो रिजल्ट रिपोर्ट किए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं रादर दैन द एब्सोल्यूट। वो ज़्यादा अच्छी पिक्चर शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एब्सोल्यूट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन को भी रिलेटिव लिया जाता है। व्हाट इज़ रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन? इट इज़ सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय इट्स मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से डिवाइड कर लें, वो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। एस आर इज इक्वल टू एस बाय एक्स बार। अब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन में बी रिपोर्टेड एज पार्ट पर थाउजेंड, एज परसेंटेज एंड सो ऑन। So if it is reported as part per thousand, then simply multiply standard deviation divided by x bar into 1000, and for percentage multiply it by 100. So when relative standard deviation is multiplied by 100 or it is reported as percentage, then it is known as coefficient of variance. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अक्सर जगह पर आप रिसर्च वर्क के अंदर आपको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैलकुलेट करें। सो इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन ये इंपॉर्टेंट होती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, अगर एरर 2 मिलीग्राम आ रहा है 10 मिलीग्राम सैंपल के अंदर, तो बजाय इस तरह रिपोर्ट करने के अगर हम उसे रिपोर्ट कर लें इन टर्म ऑफ एरर, तो दैट विल बी 4%। और अगर वो 10 मिलीग्राम एरर आ रहा है 50 मिलीग्राम सैंपल के अंदर, यहाँ पर भी 50 मिलीग्राम सैंपल था, मैंने गलती से 10 बोल दिया था। सो अगर वो 10 मिलीग्राम आ रहा है 50 मिलीग्राम सैंपल के अंदर, तो फिर 20% आ जाएगा। सो ये ज़्यादा अच्छा रिलायबल मेथड है या ज़्यादा अच्छा फेवरेबल मेथड है टू रिपोर्ट एरर इन टर्म ऑफ परसेंटेज रादर दैन द एब्सोल्यूट। थैंक यू वेरी मच।